हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे वेव ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर नंबर 14 और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रिजॉल्विंग पावर के बारे में। फ्रेंड्स, ये रिजॉल्विंग पावर वाला टॉपिक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं। और ये टॉपिक मेंस ओरिएंटेड है, मतलब जे एडवांस में इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आते। सिंपल टॉपिक है, एकदम बेसिक टॉपिक है, मतलब से एक ही दो फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से समझ लोगे ना तो इसके बेस पे जे मेंस में जो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं उसको आप कर सकते हो। और वो जो क्वेश्चन है वो भी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने अगर सारे लेक्चर देखे हैं तो आज का लेक्चर भी स्किप मत करना, बिकॉज लास्ट ही लेक्चर है वेव ऑप्टिक्स का और उसको कंप्लीट करके ही मॉडर्न फिजिक्स पे जाना है, ओके। तो कॉन्सेप्ट लिखा हूं तो उसको नोट करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो, बिकॉज क्वेश्चंस भी लेके आया हूं इसके बेस पर, तो उसको भी आप पॉज करके ट्राई कर लेना जब आएगा तो, ओके। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिजॉल्विंग पावर। और किसका पावर होता है? ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर होता है। तो उसको समझने से पहले अब ध्यान से देखो, आपके स्क्रीन पर इमेज होगा, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके ऊपर से हम चलेंगे कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, ठीक है। आपको दो इमेजेस दिख रही हैं। एक इमेज जो है ब्लर है, जिसको हम बोलते हैं लो रेजोल्यूशन का है, अगर आप कैमरा के टर्म में बात करें तो बोलते हैं लो रेजोल्यूशन का इमेज है। और एक इमेज जो है हाई रेजोल्यूशन का है। तो दोनों इमेज में एक्चुअली फर्क क्या है? यहाँ पर हो क्या रहा है कि दो क्लोज पॉइंट है ना, मतलब इमेज के अंदर कोई भी दो क्लोज पॉइंट हैं, जो ब्लर वाला इमेज है वो ऐसा लग रहा है कि दो पॉइंट एक दूसरे में कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब ध्यान से देखो, फेस के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वो मिल गए एक दूसरे में। लेकिन जो हाई रेजोल्यूशन का इमेज होता है वो दो क्लोज पॉइंट भी होते हैं ना, मतलब चेहरे पर या किसी भी ऑब्जेक्ट में एकदम दो नज़दीक पॉइंट होते हैं, उसको भी हमको अलग अलग करके दिखा देता है वो। जितना अच्छा क्वालिटी कैमरा लोगे उतना जो है आपको अच्छे से दो इमेज दिखेगा, ठीक है। तो दोनों इमेज में यही फर्क है। पहला इमेज में ऐसा लग रहा है कि दो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी दो नज़दीक पॉइंट पकड़ लो, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे में ओवरलैप कर गए हैं, ठीक है। मतलब दोनों में कोई फर्क है नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई मतलब कोई पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पे कोई पॉइंट पकड़ लो, ऐसा लग रहा है दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। दो क्लोज पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन अब हाई डेफिनेशन इमेज देखोगे, इससे भी हाई डेफिनेशन इमेज आता है, लेकिन आप इसको कंपेयर करो, उसके कंपेरिजन में हमको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। ये ज़्यादा अच्छे से क्यों दिख रहा है हमको? क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा है वो दो क्लोज पॉइंट को भी हमको अच्छे से दिखा पा रहा है, और उसी को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। उसी को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। कितने क्लोज ऑब्जेक्ट को हमको अच्छे से दिखा सके, अच्छे से मतलब हमको डिस्टिंक्ट अलग अलग करके दिखा सके। या ऐसा अगर टेक्निकल टर्म में बात किया जाए तो दो क्लोज ऑब्जेक्ट का अलग अलग मैक्सिमम बना सके, अलग अलग मैक्सिमम बना सके। जैसे आप दूसरा इमेज देखो, अब ये इमेज देखो, इसके अंदर आपको तीन इमेज दिख रही हैं। एक इमेज है जो कि फुल्ली रिजॉल्व्ड है, मतलब मान लो मेरे पास एक बाइनरी स्टार सिस्टम होता है, मतलब दो स्टार्स जो कि नज़दीक हो, तो दो स्टार्स होते हैं। तो अगर हमको दो ऐसा अलग अलग इमेज दिख रहा है ना, मतलब क्या है कि हमने बहुत अच्छे क्वालिटी का टेलीस्कोप बोलोगे, बहुत अच्छे क्वालिटी का यूज़ किया होगा, तभी जो दो क्लोज ऑब्जेक्ट हैं उसको जो है हमको अलग अलग करके दिखा रहा है। या तो अगर टर्म में बात किया जाए तो अलग अलग हमको मैक्सिमम बना के दिखा रहा है, ठीक है। इसका मैक्सिमम अलग और इसका मैक्सिमम अलग। लेकिन अगर इससे हम लो क्वालिटी का कैमरा यूज़ करेंगे तो यही जो दो इमेज है, मतलब दूर दूर होते हैं, लेकिन यही जो दो इमेज है उसको कैसे दिखाएगा? अच्छा, कोई दो ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज हो और हमसे बहुत दूर हो, हमको क्या लगेगा कि एक ही ऑब्जेक्ट है वो। लेकिन हम टेलीस्कोप वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमको दो क्लोज ऑब्जेक्ट का भी अलग अलग इमेज दिखा सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा लो क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ऐसे लगेगा कि दोनों एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं। और भी लो क्वालिटी यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा कि एक ही ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो सिंपली रिजॉल्विंग पावर डेफिनेशन यही होता है कि एक क्लोज ऑब्जेक्ट है, मतलब दो क्लोज ऑब्जेक्ट है, उसको डिस्टिंक्ट सेपरेट इमेज करके दिखाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो जो इंस्ट्रूमेंट जितना अच्छे से दिखा पाएगा मतलब वो इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा रिजॉल्विंग पावर वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्लियर है? तो अभी हम समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या है और रिजॉल्विंग पावर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो दोनों बातें हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, रिजॉल्विंग पावर resolving power of an optical instrument is the ability or the power या तो ब्रैकेट में पावर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। is the ability of an instrument to produce distinctly separate images
separate images of two close object, of two close objects। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन क्या है? रिजॉल्विंग पावर ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टिवली सेपरेट इमेजेस ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। किसी दो क्लोज ऑब्जेक्ट का अगर हम दो अलग अलग इमेज दिखा सके इंस्ट्रूमेंट, ठीक, बाकी देखो दो ऑब्जेक्ट दूर दूर रखे होंगे तब तो उसका अलग अलग इमेज कोई भी कैमरा दिखा देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर नजदीक हो और उसको दो अलग अलग इमेजेस दिखा सके, या तो ऐसा बोलो दो अलग अलग मैक्सिमा बना सके, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? सेपरेट टू, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको आप डायफ्रैक्शन से भी रिलेट कर सकते हो। डायफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर भाई डायफ्रैक्शन में क्या होता है, बीच में हमको मैक्सिमम मिलता था और उसके आजू बाजू इस तरह से हमको फ्रिंजेस मिलते थे। ठीक है, डायफ्रैक्शन का अगर इंटेंसिटी ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इस तरह का कुछ आता था कि नहीं? इस तरह का इंटेंसिटी ग्राफ आता है। तो उसके अंदर होता क्या है, जहां पर एग्जैक्टली पीछे मैक्सिमम होता है, सोचो अगर कैमरा बहुत लो क्वालिटी का है तो क्या करेगा, सिर्फ एक ही मैक्सिमम बनाएगा ऐसे। जब ये क्या है, लो क्वालिटी कैमरा होगा, कैमरा अगर लो क्वालिटी का होगा तो एक ही मैक्सिमम ऐसा बनाएगा। ठीक है, अब आना आगे छोटे छोटे इस तरह से, लेकिन कैमरा अगर थोड़ा अच्छे क्वालिटी का है तो क्या करेगा, वो इस तरह से हमको दो मैक्सिमम बना के दिखाएगा। ठीक है, तो दो मैक्सिमम, अभी भी मैक्सिमम ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन हमको दिख तो रहा है कम से कम दो अलग अलग मैक्सिमा है। ये थोड़ा हाई क्वालिटी का, ठीक है, ऐसे बोलो मीडियम क्वालिटी। ठीक है, और अगर कैमरा और अच्छे क्वालिटी का होगा तो हमको इस तरह से दो अलग अलग मैक्सिमम बना के दिखाएगा। मतलब समझ लो एक ही, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, समझ लो इस तरह से ओवरलैप कर गया, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का इस तरह से थोड़ा थोड़ा अलग इमेज दिखा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हमको एकदम अलग अलग इमेज दिख गया। ठीक है, तो सबसे अच्छा रिजॉल्विंग पावर वाला कैमरा कौन सा होगा, जो इस तरह का इमेज बना दे। ठीक है, जो क्लोज ऑब्जेक्ट का सेपरेट इमेज बना दे, वही रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो रिजॉल्विंग पावर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? या तो इसके अंदर एक और टर्म आता है जो कि होता है रिजॉल्विंग लिमिट। एक और टर्म आता है इसके अंदर जो कि उसको ही पढ़ लो, जो कि होता है रिजॉल्विंग लिमिट। अच्छा, रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है? ये जस्ट रिजॉल्विंग पावर का उल्टा होता है। कैसा वो समझाता हूँ आपको। मान लो दो क्लोज ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो क्लोज ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इतना क्लोज रखा गया है और एक ऑब्जेक्ट इतना क्लोज रखा गया, ठीक है, थोड़ा दूर रखा गया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक ऐसा कैमरा है जो कि ये दो क्लोज ऑब्जेक्ट हैं, इनका जो है सेपरेट इमेज दिखा पा रहा है, और एक ऐसा कैमरा है जो कि इतने दूर ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। ठीक है, ये इमेज नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक कैमरा है जो कि ये दो ऑब्जेक्ट का, इतने दूर जो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उसका मतलब हमको डिस्टिंक्ट इमेज दिखा पा रहा है, और एक कैमरा जो कि इतने दूर ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उनका मतलब डिस्टिंक्ट इमेज दिखा पा रहा है। और एक कैमरा की लिमिट है, मतलब ऑब्जेक्ट को इससे और नजदीक ला दूंगा ना तो इमेज ब्लर हो जाएगा ऐसा। तो बताओ दोनों में से अच्छा कैमरा कौन सा होगा? ये दोनों में से रिजॉल्विंग पावर किसका ज़्यादा होगा? ध्यान से देखोगे, ये देखो कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को, इसका डिस्टेंस कम है, ये ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम है, लेकिन तो भी हमको ये अलग अलग करके दिखा पा रहा है। मैं समझ रहे हो, ये डिस्टेंस क्या है, इसको मान लो डी डिस्टेंस दे दो, तो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम है तो भी हमको अलग अलग इमेज करके दिखा पा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और तो हमको ये अलग अलग इमेज दिखा पा रहे हैं। मतलब क्या है कि इसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। इसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दो क्लोज ऑब्जेक्ट का भी हमको जो है डिस्टिंक्ट इमेज दिखा पा रहा है। ये भी दिखा तो पा रहा है दूसरा कैमरा, लेकिन क्या है कि ऑब्जेक्ट है दूर दूर रखे गए हैं, और इसे नज़दीक अगर ला रहा हूँ तो कैमरा जो है इमेज ब्लर कर दे रहा है, ऐसे बोलो इमेज फट जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में से रिजॉल्विंग पावर किसका अच्छा है? इसकी देखो, एक कैमरा जिसकी मैक्सिमम लिमिट ये है और एक कैमरा है जिसकी मैक्सिमम लिमिट ये है। ठीक है, मतलब क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतने क्लोज ऑब्जेक्ट का दिखा सकता है। मतलब क्या है कि इसका रिजॉल्विंग पावर जो है ज़्यादा है, इसका रिजॉल्विंग पावर है ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे लिख दो हाई रिजॉल्विंग पावर, और इसका क्या है लो रिजॉल्विंग पावर। अच्छा, रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है? रिजॉल्विंग लिमिट होता है मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो कि ध्यान से, जिसका मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट कैन बी व्यूड डिस्टिंक्टली। तो रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर दोनों दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो रिजॉल्विंग लिमिट का डेफिनेशन लिखो कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स that can be
that can be viewed distinctly is called resolving limit, is called resolving limit। ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मैं समझ रहे हो, रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रिजॉल्विंग लिमिट क्या है कि मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट कैन बी व्यूड डिस्टिंक्टिवली। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना अच्छा रिजॉल्विंग पावर होगा। मैं समझ रहे हो कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट का रिजॉल्विंग लिमिट ये 2 सेंटीमीटर है। देखो एक कैमरा है जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट 2 सेंटीमीटर है और एक कैमरा है जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट 10 सेंटीमीटर है। तो रिजॉल्विंग पावर किसका ज़्यादा होगा? जितना डिस्टेंस कम, मतलब जितने क्लोज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंट इमेज दिखा सके उतना ज़्यादा अच्छा रिजॉल्विंग पावर है। तो एक कैमरा जिसका मतलब कि 2 सेंटीमीटर तक के जो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट हैं, उनको हमको डिस्टेंट इमेज दिखा पा रहा है। और एक कैमरा है जिनके ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और उनका हमको डिस्टेंट इमेज दिखा पा रहा है। तो रिजॉल्विंग पावर किसका ज़्यादा है? जो कि कम डिस्टेंट वाले का, दूर वाले का तो कोई भी दिखा देगा भाई, दूर वाले का नॉर्मल कैमरा होगा वो भी अलग अलग इमेज दिखा देगा, लेकिन जो क्लोज हैं उनका हमको अलग अलग इमेज दिखा पाए, उसी का रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। लेकिन रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है? वो 2 ऑब्जेक्ट बीच में मिनिमम डिस्टेंस, मतलब उससे कम डिस्टेंस कर दूंगा ना तो इमेज ब्लर हो जाएगा ऐसा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है मतलब हमको रखना पड़ेगा जो कि हमको अलग अलग दिख सके, ऐसा बोलो अलग अलग मैक्सिमम फॉर्म हो सके, वही हमारा रिजॉल्विंग लिमिट। तो दोनों देखोगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा लिखूँ कि रिजॉल्विंग पावर, चलो कहीं लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा जाए तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग लिमिट। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। इसको इस तरह से लिख दो, आरपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस कम हो उतना अच्छे से उतना ज़्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर होगा। ठीक है, जितना मिनिमम डिस्टेंस का हमको डिस्टेंट इमेज दिखा सके उतना ही अच्छा उसका रिजॉल्विंग पावर। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। फ्रेंड्स जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग रिजॉल्विंग पावर होते हैं और वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनका जो फॉर्मूला आ रहा है उनका डेरिवेशन आज हमको नहीं करना है, उससे वो फॉर्मूले को समझना है और कैसे क्वेश्चंस के अंदर वो फॉर्मूले को अप्लाई करना है, बस इतनी बेसिक सी बातें हमको जाननी है। ठीक है, हमको क्या पता है अभी तक? हमको पता है कि रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग लिमिट है। ठीक है, रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस होता है। और रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? एबिलिटी टू सेपरेट मतलब 2 इमेजेस। ठीक है, वो हम समझ गए हैं। तब हम समझते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, और वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स देखो, हम माइक्रोस्कोप में क्या होता है एक्चुअली, हम जो क्लोज ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, वो क्लोज ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत नज़दीक होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए काम आता है माइक्रोस्कोप। और जो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, ये अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है और मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला आता है, ध्यान से देखो, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या आता है? 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अभी एक एक टर्म को हम समझते हैं। ये अपना ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो यहाँ से इसके एंड पॉइंट से जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है, एंड पॉइंट से यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल जो सबटेंड हो रहा है उसको हम बोलते हैं, मतलब वो हमारा थीटा एंगल है। ठीक है, ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ही तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये अपना ऑब्जेक्ट है। इतने डायग्राम का हमको काम है बस सिंपली। और इसमें हमने म्यू डाला है। ठीक है, म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब इसके बीच में हम कोई मीडियम रख देना तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू।
आप बोलोगे मीडियम की जरूरत क्या है, तो ध्यान से देखोगे अगर जितनी म्यू की वैल्यू बड़ा होगा उतना हमारा रिजॉल्विंग पावर और अच्छा आएगा, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो फॉर्मूला में देखा गया कि अगर हम किसी मीडियम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हमको इमेज और भी अच्छे से क्लियर दिख रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है रिजॉल्विंग पावर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके बीच में जो मीडियम है उसका हम मान रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन से मीडियम का, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। आपको बस समझना है फॉर्मूले को, ठीक है, क्या 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 वैल्यू है बस वो समझना है। ओके, अब दूसरा टर्म है इसके अंदर लैम्बडा। अब बोलोगे इसके अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट कहाँ से आ गया, तो ध्यान से देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं ना, उसको अलग अलग कलर ऑफ लाइट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब रेड कलर ऑफ लाइट होगा उसका वेवलेंथ अलग होगा तो रिजॉल्विंग पावर अलग, ब्लू कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ अलग तो रिजॉल्विंग पावर अलग। और दूसरी बात, रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ ध्यान से देखोगे, रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या होता है कि अलग अलग कलर, जैसे कि वेवलेंथ रेड का कितना होता है मैक्सिमम, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है तो उसका रिजॉल्विंग पावर सबसे कम आ रहा है, और वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम होता है तो उसका रिजॉल्विंग पावर बेस्ट आ रहा है। तो देखोगे ध्यान से अलग अलग कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, फैक्टर्स। तो यहाँ पे लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सा लाइट, यूज टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, यूज टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कौन सी लाइट के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का लाइट नहीं, ऑब्जेक्ट कौन से कलर का उससे नहीं, ऑब्जेक्ट को हम कौन सी लाइट के अंदर देख रहे हैं उसको जो है हम वेवलेंथ ऑफ लाइट बोल रहे हैं, ठीक है, उसको जो है हम वेवलेंथ ऑफ लाइट बोल रहे हैं। क्लियर है ना बात। ओके भाई, जो कलर का ऑब्जेक्ट, भाई जिस कलर ऑफ लाइट को ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करोगे तो वो कलर का बन जाएगा, तो उस कलर ऑफ लाइट के अंदर देखेंगे तो अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। तो उसको फॉर्मूला क्या है, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्बडा। फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका जस्ट उल्टा होता है रिजॉल्विंग लिमिट। तो रिजॉल्विंग लिमिट का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आता है, वो आता है लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, ठीक है। रिजॉल्विंग लिमिट इसका जस्ट उल्टा है। इसके अलग अलग बुक में पूछते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, क्वेश्चन में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछे तो समझ लेना कि रिजॉल्विंग लिमिट पूछ रहे हैं, या तो कभी कभी ये पूछते हैं कि रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, ये रिजॉल्विंग लिमिट डिस्टेंस होता है, और रिजॉल्विंग पावर जो है पावर होता है, ठीक है, एबिलिटी है, ये डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो फॉर्मूला याद कैसे रखना है, कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि लैम्बडा ऊपर आएगा नीचे आएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखो, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्बडा, और रिजॉल्विंग लिमिट उसका जस्ट उल्टा है। ओके, रिजॉल्विंग लिमिट उसका जस्ट उल्टा है। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन में थीटा दिया नहीं होता, कभी कभार क्वेश्चन में थीटा दिया नहीं होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमको ये रेडियस दे देते हैं और हमको डिस्टेंस दिया रहता है, ठीक है, ये डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, हमको पता है कि थीटा बहुत ही स्मॉल होता है बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है बहुत स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा लिख देते हैं हम। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आर अपॉन डी। तो सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर आर अपॉन डी सब्स्टिट्यूट करके आप जो है रिजॉल्विंग पावर का ये फॉर्मूला निकाल सकते हो कि 2 म्यू इंटू आर अपॉन डी इंटू लैम्बडा, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद मत रखो, इसको नोट भी मत करो, सिंपली बस इतना ध्यान रखो कि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, अगर हमको ये सब दिया हो, मतलब डिस्टेंस दिया हो, किसके किस बीच लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस दिया हो, रेडियस दिया हो, तो वो सब फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो ये फॉर्मूला समझ पड़ा होगा और किस किस फैक्टर पर। तो ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो कहाँ लिखूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, चलो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अपना रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, रेड लाइट होता है उसका लैम्बडा मैक्सिमम होता है, तो इसका जो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, इसका रिजॉल्विंग पावर मिनिमम। लेकिन रिजॉल्विंग लिमिट पूछा जाए, रिजॉल्विंग लिमिट इसका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, रिजॉल्विंग लिमिट इसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो रिजॉल्विंग लिमिट तो आप याद ही मत रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि वो रिजॉल्विंग पावर का उल्टा होता है, और रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला याद रखो 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्बडा, उसके ऊपर से कहानी बन जाएगी। और वायलेट क्या है, वायलेट का क्या होता है, वायलेट का लैम्बडा मिनिमम होता है, मतलब क्या है कि रिजॉल्विंग पावर उसका मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन रिजॉल्विंग लिमिट पूछा जाए तब वो मिनिमम हो जाएगा। ओके, सिर्फ इतना याद रखो कि रिजॉल्विंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ कम उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा, जिसका रिजॉल्विंग पावर कम उसका वेवलेंथ ज़्यादा, सिंपली ऐसे समझो। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप।
ओके, तो अब हम समझते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और इसके अंदर हमने रिजॉल्विंग लिमिट देखा। तो उसके अंदर जो रिजॉल्विंग लिमिट आता है ना वो सेंटीमीटर आता है, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब रिजॉल्विंग लिमिट जो है वो डिस्टेंस में आता है, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस में, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट होते हैं क्लोज होते हैं तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप। तो मान लो भाई हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे हम टेलीस्कोप लेके खड़े हैं, हम टेलीस्कोप से इसको देख रहे हैं, किसी दूर ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे दो स्टार्स लगे हैं, तो इसके बीच में हम डिस्टेंस नहीं दिखते, बिकॉज दो स्टार्स होते हैं ना वो तो बहुत दूर हैं, और दो स्टार्स के बीच में भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दो स्टार्स होते हैं बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर हम लीनियर डिस्टेंस नहीं लेते, इसके अंदर हम एंगुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, हम जो है एंगुलर डिस्टेंस लेते हैं। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव के बीच में और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में हम लीनियर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो हमारा लीनियर डिस्टेंस होता है। तो टेलीस्कोप के अंदर रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला आता है, टेलीस्कोप के अंदर रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला आता है वो 1.22, सॉरी ऐसा बोलो, d/1.22 लैम्बडा। ठीक है, इसमें जो ध्यान से देखना ये d अलग है। ठीक है, इसमें d है डायमीटर ऑफ लेंस, d क्या है, डायमीटर ऑफ लेंस, और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, और 1.22 एक न्यूमेरिकल टर्म आता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है कि d/1.22 लैम्बडा। इसके अंदर भी आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है वो है कि जो रिजॉल्विंग पावर आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा आ रहा है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। और इसके अंदर रिजॉल्विंग लिमिट का जो फॉर्मूला आएगा, रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला आ जाएगा 1.22 लैम्बडा अपॉन डी, इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। और इसके अंदर ये जो होता है ना इन टर्म्स ऑफ थीटा होता है। ठीक है, ये डेल्टा थीटा होता है इन टर्म्स ऑफ थीटा। मतलब समझ रहे हो कि अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना लेंस है, और अपना मान लो ऑब्जेक्ट है, तो कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है उसको हम डेल्टा थीटा से नाम देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये पूरा एंगल होता है, ये पूरा एंगल ये अपना डेल्टा थीटा होता है। ओके, तो जनरली क्या होता है, जो डेल्टा थीटा इसको हम जो है मान लो डिस्टेंस अगर हमको डी दिया है, या तो बोलो ये डिस्टेंस हमको डी दिया है, और ये अपना डिस्टेंस जो है इसके बीच में ये डिस्टेंस, ठीक है, मान लो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, और ये अपना डिस्टेंस कैपिटल डी दिया है, तो इसके अंदर भी हम डेल्टा थीटा इक्वल टू साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम टैन थीटा के अकॉर्डिंग जो है हम आर अपॉन डी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर भी हम जो है आर अपॉन डी लिख सकते हैं। तो कभी कभी रिजॉल्विंग लिमिट के जगह पे आपको पूछते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो ऐसा बोलो इसको स्मॉल डी से डिफाइन कर दो, और मान लो ये जो डिस्टेंस है अपना कोई भी अलग डिस्टेंस मान लो, इसको कुछ भी मान लो एक्स मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अपॉन एक्स। ठीक, कभी कभार क्या बोल देते हैं कि आपको ये डिस्टेंस दे देते हैं। ठीक है, कि भाई टेलीस्कोप और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लो 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस, तो हमको पूछ देते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो कैसे आप निकालोगे, रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है, डेल्टा थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। फॉर्मूला याद कैसे रखना है, सिंपली जो रिजॉल्विंग पावर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, और लैम्बडा के साथ 1.22 आता है। सिंपली रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आएगा, और उसके साथ 1.22 आएगा, ऐसे याद रख सकते हो आप। ओके, दोनों के अंदर रिजॉल्विंग पावर मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आता है। उसके अंदर 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्बडा, इसके अंदर डी अपॉन 1.22 लैम्बडा, और रिजॉल्विंग लिमिट उसका जस्ट उल्टा कर सकते हो आप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी कभी डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट पूछ लेते हैं, तो डेल्टा थीटा की जगह पे आप डी अपॉन एक्स लिखो इक्वल टू 1.22 लैम्बडा, यहाँ पे एक्स ऊपर चला गया अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला को हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऐसे पूछ लिया तो ओके, इसके अंदर भी वही सेम कहानी है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तो अलग अलग कलर ऑफ लाइट के ऊपर अलग अलग जो है हमको रिजॉल्विंग पावर मिल सकता है। ओके, तो इतनी कहानी हो गई हमारे। अच्छा, एक और बात है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर फॉर्मूला क्या था, रिजॉल्विंग पावर 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्बडा, और रिजॉल्विंग लिमिट क्या था, रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला था वो लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा है। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल अपर्चर पूछते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर, तो ध्यान रखने ना आप, ये एक कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है
तो ये जो म्यू साइन थीटा होता है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। म्यू साइन थीटा होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। ये कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और कभी कभार इसकी वैल्यू दी रहती है, तो ध्यान रखना कभी न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू दी हो ना इसके इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के वाले में, तो आप समझ लेना कि वो म्यू साइन थीटा की वैल्यू दी है। ठीक है, म्यू साइन थीटा वैल्यू दी है तभी वो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। मतलब ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो हमको न्यूमेरिकल अपर्चर एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं डायरेक्टली म्यू और साइन थीटा की, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। क्योंकि थीटा भी जो डायमेंशनलेस और म्यू जो होता है वो भी डायमेंशनलेस, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी एक नंबर ही आएगा ना, तो नंबर कभी कभार हमको दे देते हैं या कभी कभार पूछते हैं, तो आप उसको ध्यान रख लेना इस तरह से। अब इसको रफ करके हम क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उसको हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। सारे सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज 1.25। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर दिया है, मतलब सिंपली किसकी वैल्यू दी है, वो म्यू साइन थीटा, इसकी वैल्यू दी है हमको 1.25, क्योंकि दोनों नंबर्स होते हैं ना, तो उसकी वैल्यू दे दी थी और माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा हमको दे दिया है जो कि है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इज यूज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स दैट कैन बी एज डिस्टेंस। अच्छा, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन, और माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया अपना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये क्या हो गया अपना मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स, जो कि होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछ रहे हैं, तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्बडा, इसका फॉर्मूला उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। ये तो होता है अपना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। बस सब वैल्यू दी है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। ओके, अपॉन 2 इंटू म्यू साइन थीटा वैल्यू दी है डायरेक्टली 1.25। ओके, तो ये हो जाएगा 2.5, उसका डबल करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से सारी वैल्यू अप्रॉक्स ही आएगी, तो 1.25 का डबल 2.5, तो 2 देखो यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, चलो ये 2500 हो जाएगा, और 125 इसका पॉइंट हटाया, डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कर दिया मैंने ऊपर, और यहाँ पे 125 2 ज़ा 20। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली अपना आंसर आ रहा है 2000 इंटू 10⁻10। तो अपना आंसर किसके टर्म में है, अपना आंसर माइक्रोमीटर के टर्म में है। ठीक है, तो ध्यान देखोगे इसका आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 माइक्रोमीटर। तो 0.2 कौन सा ऑप्शन है, अपना ए ऑप्शन मैच कर रहा है एग्जैक्टली, तो अपना जो है इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपली इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो फिर इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई कर लो, सब ऐसे ही है, बेसिक से फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन देख लो एक बार सारे वैरायटी, तो आपको समझ पड़ेगा। ओके, चलो तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द अपर्चर डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप इज 5 मीटर। ठीक है, हमको डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप दिया है, टेलीस्कोप का डायमीटर जो कि कैपिटल डी की वैल्यू है हमको दिया है 5 मीटर, और बोला है द सेपरेशन बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज 4 इंटू 10⁵ किलोमीटर। मतलब मान लो अपना टेलीस्कोप है, ठीक है, यहाँ पे अपना 2 स्टार्स हैं, इनके बीच में हमको डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो कि दिया है 4.5 किलोमीटर। ओके, और क्या बोला है, विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000, हमको वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया है जो कि 5500 एंगस्ट्रॉम का है। ओके, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, अ मिनिमम सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यहाँ पे मून के ऊपर 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन पूछा गया है, सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व, सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व। या तो ऐसा बोलो इसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं पूछ लिया, या तो सिंपली आप फॉर्मूला यूज करो रिजॉल्विंग पावर का, या बोलो रिजॉल्विंग लिमिट का। ये मिनिमम सेपरेशन क्या हो जाता है, रिजॉल्विंग लिमिट ही तो हो जाता है ना। मिनिमम सेपरेशन क्या बोला है, द मिनिमम सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड, सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, टेलीस्कोप है, तो यहाँ पर रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला क्या आता है, रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला आता है, इस बार हमको एंगल नहीं दिया, इस बार हमको सेपरेशन पूछा है हमको। ठीक है, एंगल हमको दिया नहीं गया है, तो कैसे निकालेंगे, ये अपना डेल्टा थीटा होता है। फॉर्मूला क्या है अपना, डी अपॉन, या तो ऐसा बोलो 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। कैसे याद रखा है, कि लैम्बडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, और रिजॉल्विंग जो पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन यहाँ पे डेल्टा थीटा नहीं पूछा है, इस बार ये हमको डिस्टेंस पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस।
तो उसके लिए मैंने बोला है कि यहाँ पे थीटा की जगह पर आप डी अपॉन एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो डी अपॉन एक्स इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। तो यहाँ से स्मॉल डी की जो वैल्यू आ जाएगी 1.22 लैम्बडा इंटू एक्स अपॉन डी। एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है, ये हमारा एक्स है। मैंने बोला ना थीटा नहीं दिया हो तो डायरेक्टली आप इस एंगल को यूज़ कर सकते हो। तो बस वैल्यू पुट कर दो, अब तो आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। लैम्बडा क्या है 5500 इंटू 10⁻⁻10 और एक्स क्या है अपना 4.5 किलोमीटर है ना, तो इंटू 10⁻3। ओके, और क्या बोला है हमको, और हमको दिया है डी क्या है 5 मीटर। तो बस इसको सॉल्व करो, आपका एग्जैक्टली आंसर मैच कर जाएगा जो कि 60 के आसपास आ जाएगा। देखो ध्यान से 51100 हो जाएगा, ये 4.5 है तो 4.5 ये 1.22, ठीक है। 4.5 दिया गया है ना, 4 इंटू 10⁻5 मतलब 4 ही दिया है खाली। तो ये 11 4 44 हो जाएगा और इंटू 1.22। तो देखो ध्यान से 4400 इंटू 1.22 और ये आ रहा है इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 4.5 है ना, तो 4 इंटू 10⁻3 हो गया, 1100 है, 1.22 है और ये 10⁻7 हो गया। इसके अंदर से भी पॉइंट अगर हटा दें, 2 पॉइंट हटा दूँ अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻5। और हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, 5 मीटर है ना और डिस्टेंस 5500 एंगस्ट्रॉम। ओके, विद लाइट ऑफ वेवलिंग दिस टेलीस्कोप। तो इसका जो ऑप्शन करेक्टली मैच करेगा, ध्यान से देखो 44 इंटू 1.22 और ये 5 इंटू 1100 और 4 इंटू 10⁻5 है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻5 किलोमीटर दिया है, तो 4 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। ओके, अब सॉल्व होगा अपना, तो 8 - 10 हो जाएगा -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे 2 0 है, कैंसिल करेंगे तो ये 2 0 निकल जाएगा। तो 44 इंटू 1.22 आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 मीटर के आसपास आ जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻5 किलोमीटर दी है, तो 4 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना था। ओके, तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे थीटा नहीं दिया था, डायरेक्टली हमको डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट पूछा गया था। ओके, तो इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अज्यूमिंग ह्यूमन पीपल टू हैव अ रेडियस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे ह्यूमन पीपल होता है ना, उसका हमको रेडियस दिया गया है, ठीक है। ये रेडियस की वैल्यू हमको दी है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो ह्यूमन पीपल है एक, ओके, आई है, उसका रेडियस हमको दिया है 0.25 सेंटीमीटर एंड ए कंफर्टेबल व्यूइंग डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब कि 25 सेंटीमीटर तक ये हम कंफर्टेबली देख सकता है, ठीक है, ऐसा दिया गया है। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट द ह्यूमन आई कैन रिजॉल्व। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना है जिससे कि ऑब्जेक्ट रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। मिनिमम सेपरेशन पूछा है, तो भाई मिनिमम सेपरेशन मतलब क्या है कि रिजॉल्विंग लिमिट पूछा है हमको 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो रिजॉल्विंग लिमिट की बात की है और यहाँ पे ये एंगल अपना थीटा होता है, हमको पता है ऑब्जेक्ट के बीच में, तो सिंपली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। अब लेकिन यहाँ पे साइन थीटा, अच्छा दूसरी बात कि इसके अंदर बोला नहीं है कि माइक्रोस्कोप है कि टेलीस्कोप है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट जो है नज़दीक है, देखो नज़दीक 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जब नज़दीक होता है तो माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैसे तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आप चाहे माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला यूज़ करो चाहे टेलीस्कोप, दोनों से आंसर आ रहा था, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो हमको माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो नज़दीक रखा गया है, नज़दीक ऑब्जेक्ट के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। और लैम्बडा हमको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर जो कि है 500 नैनोमीटर। तो बस यहाँ पे साइन थीटा जो होगा उसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा मान लो, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन ये जो d है, r अपॉन इसको मान लो d है, तो r अपॉन d हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 500, या तो पहले पुट कर देता हूँ, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू, साइन थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी r अपॉन d, तो r अपॉन d। बस अब वैल्यू पुट कर दो, तो 500 इंटू 10⁻⁹, डी की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर अपॉन 2, म्यू नहीं दिया उसको 1 मान लो, और रेडियस की आर अपॉन रेडियस कितना दिया है हमको 0.25, तो 0.25 सेंटीमीटर 10⁻⁻², तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 250, तो आ रहा है आंसर 250
और एक और जीरो तो 2 जीरो और आ रहा है इंटू 10⁻⁹। तो ध्यान से देखोगे 25 इंटू 10⁻�6 आ रहा है। तो यहाँ पे 25 के जो नज़दीक सबसे आंसर है, मतलब 25 माइक्रोमीटर अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उसके नज़दीक जो सबसे आंसर है ना 30 माइक्रोमीटर है। बाकी सारे आंसर तो बहुत दूर है, वो तो वैसे ही मैच नहीं करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली अपना आंसर 25 माइक्रोमीटर, मतलब डी ऑप्शन जो 30 माइक्रोमीटर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। तो इसके बेस पे और भी क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस में, उसको भी आप देख के उसको समझ के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सारे फॉर्मूले इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपने अगर ये लेक्चर देख लिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कभी भी इसके बेस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप जो है सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये अपना क्या बोलते हैं, वे ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर था। तो अब से हम शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, या तो एक आध दो जैसे रैपिड फायर राउंड जो क्वेश्चंस वाले हैं उसको भी शायद ले लूँ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम जो है अब डायरेक्टली हम शुरू करेंगे अपना मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।